हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जियो फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 10% की तेजी आज के दिन में देखने को मिल रही है। ये तेजी सिर्फ आज से नहीं तो 2-3 दिन से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि जो पेटीएम के चलते जो न्यूज़ आ रही है, तो शायद न्यूज़ के चलते भी ये तेजी देखने को मिल रही है, या तो स्टॉक के अंदर उस तरह से पैटर्न भी बन रहा था स्टॉक के अंदर। इसी वजह से देखिए, न्यूज़ और चार्ट को मिला के आपको ट्रेड करना आना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ को देख के स्टॉक को बाय करना या सिर्फ न्यूज़ को देख के स्टॉक को सेल करना, ये बहुत गलत बात है। आप एक टाइम पे न्यूज़ को मत देखो, लेकिन चार्ट को देखो। एक बार न्यूज़ को फॉलो मत करो, लेकिन चार्ट को डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चार्ट हमेशा सही होता है। न्यूज़ एक बार गलत होती है, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको गलत दिखता है कि भाई न्यूज़ तो पॉजिटिव आई है लेकिन स्टॉक क्यों निगेटिव हो गए। स्टॉक सही बोलता है, स्टॉक के अंदर पैटर्न बन रहा था, स्टॉक डेफिनेटली अपने पैटर्न को फॉलो करता है, कैंडल्स को फॉलो करता है। इसीलिए आपको ऐसा होता है, सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ न्यूज़ को देख के स्टॉक के अंदर एंटर करोगे तो वहां पे फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपको ऐसा नहीं, मैं तो न्यूज़ देख के मैंने एंटर किया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर आप उसी न्यूज़ को देख के फिर एंटर करोगे, फिर वहां से लॉस होगा। तो न्यूज़ से ज्यादा आपको चार्ट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, चार्ट को ज्यादा देखना चाहिए, समझना चाहिए चार्ट को, और फिर आपको डिसाइड करना है स्टॉक को लेना है और न लेना है। और बात आती है लॉन्ग टर्म की। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल के ऊपर आपकी एक बार नजर होनी चाहिए। इसके साथ स्टॉक का बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए, कंपनी करती क्या है। तो इस स्टॉक की अगर बात करते तो जियो फाइनेंस, तो इसके अगर बात करते हैं इंस्टेंस लो, इंश्योरेंस प्लानिंग, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, ये इसके फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये कंपनी कर दी क्या है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंस्टेंट लोन आपको प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्लान आपको प्रोवाइड करती है, डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करती है, और यूपीआई पेमेंट आप इसे कर सकते हो। इन सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये तो हो गई कंपनी का बिजनेस मॉडल कि भाई कंपनी करती क्या है। आइए एक बार फंडामेंटल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जी जी। जियो फाइनेंस प्रेजेंटली 333 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 333 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक के अंदर में 10% की तेजी आज के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिली। जैसे देखिए फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये स्टॉक की अगर बात करते हैं, स्टॉक के 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 34% के रिटर्न दिखाए हैं। मतलब स्टॉक अभी भी बिल्कुल भी रफ नहीं हुआ है, मतलब। तो इस स्टॉक की अगर फाइनेंशियल की अगर बात कर, तो फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू हमें पिछले 2 साल के अंदर अच्छा खासा देखने को मिला था, लेकिन इस प्रीवियस ईयर के अंदर हमें घटता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे सिमिलर घटता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम यहाँ पे काफी हमें घटता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पे अपना जो भी प्रीवियस जो भी रेवेन्यू जो इनकम था वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ कंपनी के अंदर दिख रही है। ये एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। फाइनेंशियल के अंदर कंपनी, यहाँ पे कंपनी का कामकाज हम इतना अच्छा नहीं देख रहे हैं। रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, इसके साथ कंपनी डेफिनेटली रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली नेट इनकम के अंदर भी हमें यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिलेगी, डिक्रीज होता हुआ ही देखने को मिलेगा। अगर प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 47% की प्रमोटर की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे 4.91% म्यूचुअल फंड की है, डीआईएच की 8.18% की, एफआईएस की 19.83% की, और रिटेल की 19.96% की यहाँ पे स्टॉक के अंदर हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे हमें यहाँ पे रेड फ्लैग कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। अगर स्टॉक के टेक्निकल के ऊपर चलते, तो यहाँ पे हमने जियो फाइनेंस का चार्ट लगा के रखा है, 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। अगर आप चार्ट को देखोगे तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो स्टॉक जब लिस्ट हुआ तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। अभी स्टॉक लिस्ट हुए 1 साल नहीं हुआ है। जब स्टॉक यहीं पे कहीं तो ट्रेड कर रहा था, तो हमने वीडियो बनाया था कि हाँ फिर से इस हाई तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं, जो यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिले। लेकिन अभी फ्रेश स्टॉक के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद जो मोमेंटम आना चाहिए था वो एक्चुअल में आ चुका है। ये देखिए ये एक ब्रेकआउट लेवल था, इसके ऊपर स्टॉक लिख रहा है जो मोमेंटम चाहिए था, डेफिनेटली पूरा मोमेंटम स्टॉक ने दिखाया है। तो अब क्या स्टॉक में हम जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं, क्या वो एंटर करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं एंटर करना चाहिए, क्यों मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल
यहाँ पे अच्छा है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है इसके साथ, ये तो फंडामेंटल की बात हो गई। अगर हम ट्रेडर के हिसाब से भी स्टॉक को देखते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा रिस्क बहुत ज्यादा है स्टॉक के अंदर। देखिए यहाँ पे ऐसे ला रहा है आपका, ये थी रेंज, इसका यहाँ पे रुकने का ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली यहीं पे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया। तो देखिए ऐसे कितना बड़ा आ रहा है, मतलब 70 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे ला रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक की प्राइस कितनी, 250 या 300 के स्टॉक के अंदर अगर 70 रुपीज का ऐसे लगाओ तो कितने टारगेट होने चाहिए। तो क्या उतने टारगेट, और देखिए टारगेट की बात अलग है, लेकिन 70 पॉइंट का एसएल ये बहुत बड़ा एसएल है देखिए स्टॉक के अंदर। तो ये इतना एसएल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं अपने ओन एनालिसिस के बेसिस पे जब भी स्टॉक को सिलेक्ट करती हूँ, मैं खुद एनालिसिस करी तो मैं उतनी रिस्क नहीं ले सकती। तो मैं इस स्टॉक को देखिए फिलहाल के लिए तो मैं डेफिनेटली अवॉइड करूंगी, क्योंकि देखो स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो चुका है। हाँ, अगर ये है ब्रेकआउट लेवल स्टॉक की, किसी वजह से फिर से इसी लेवल के आसपास आ जाता है तो फिर मेरी रिस्क बहुत कम रहेगी। यहाँ पे अगर मैं रिस्क की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरा एसएल कितना आएगा, देखिए स्टॉक यहाँ पे फिर से आ जाता है तो ये यहाँ पे मेरी रिस्क रहेगी। ये हो गया 270, अगर हम 270 हम मान के चलते हैं, यहाँ पे 270 के आसपास यहाँ पे स्टॉक आ जाता है तो मैं 20 पॉइंट का एसएल डाल के स्टॉक के अंदर एंटर कर सकती हूँ। फिर मुझे 1:10 की भी ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे इतना बड़ा, मतलब 20 रुपए के एसएल में लग सकते हैं, 70 रुपीज के एसएल मेरे लिए बहुत बड़ा एसएल है। तो डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगी। और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, देखिए अपने खुद के रिस्क को ध्यान में रख के खुद के एनालिसिस के बेसिस पे आप डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको रिस्क आपकी कितनी है, मैंने आपको रिस्क को आपके कैलकुलेट करके दिखाए। किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने से पहले डेफिनेटली आपके रिस्क को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, फिर आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। लोग यही नहीं करते, लोग सबसे पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और फिर रिस्क को कैलकुलेट। कुछ लोग तो कैलकुलेट ही नहीं करते रिस्क को, रिस्क पता ही नहीं उनको रिस्क क्या होती है, एसएल क्या होता है। कुछ लोग नहीं, बस स्टॉक के अंदर तेजी आई, किसने बोला, किसी टेलीग्राम के ऊपर में से चलो एंटर कर लो, और फिर दूसरे ही दिन स्टॉक नीचे आते। फिर नहीं समझ में आता कि कहाँ पे निकले, कितना लॉस बुक करे, हमने कहाँ पे गलती की। सिर्फ न्यूज के देख के एंटर किया या किसने बोलने के ऊपर एंटर किया तो किया, लेकिन आपको खुद को भी इन चीजों का एनालिसिस होना चाहिए ना। जिस चीज में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है उस चीज के अंदर पैसे को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस चीज को समझिए। कभी भी किसी भी फाइनेंशियल को अगर आप देखते हैं तो देखिए किसी भी यहाँ पे, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक हो, किसी भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको उन चीजों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी लो फिर इन्वेस्ट करो। कोई भी कहे कि इस म्यूचुअल फंड में करो, इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट करो, आपको खुद इन चीजों को फिर सबसे पहले आपको चेक करना है, इस चीजें समझने हैं, फिर अपने पैसे को लगाना है। देखिए देखो, क्योंकि आपके खुद के पैसे के ऊपर रिस्क रहती है ना, जिसने कहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक ऊपर जाए कहीं पे जाए उसने बताया। लेकिन आपने अगर स्टॉक में एंटर किया है या आपने उस म्यूचुअल फंड में एंटर किया है तो रिस्क किसकी है, आपकी है। पैसा किसका डूबेगा, आपका डूबेगा। तो इस चीज को प्लीज आप समझिए और इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।